देखिए शुरू करते हैं। कल अपन पढ़ रहे थे अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा के बारे में बताया था, क्या बताया गया था अभिप्रेरणा के बारे में कि अभिप्रेरणा मतलब मोटिवेशन, लैटिन भाषा के मोटम शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है धक्का देना या धकेलना। ठीक है, ये कल अपन ने पढ़ा था, या प्रेरित करना वगैरह। तो अभिप्रेरणा वह शक्ति है जो किसी कार्य व्यवहार को करने के लिए हमको अग्रसर करती है या फिर क्या करती है, प्रेरित करती है। इतना अपन ने अभिप्रेरणा के बारे में पढ़ा था। लेकिन अभिप्रेरणा का एक सिस्टम होता है। क्या सिस्टम होता है कि सबसे पहले आपको किसी भी चीज़ की क्या फील होती है, आवश्यकता फील होती है। क्या फील होती है, आवश्यकता। तो पहला तत्व अभिप्रेरणा के अंदर क्या आता है, आवश्यकता। आवश्यकता को इंग्लिश में बोला जाता है नीड। क्या बोला जाता है, नीड। तो अब आप कहोगे कि सर नीड होती क्या है, मतलब नीड किसको बोलते हैं। तो आपके शरीर में यदि किसी भी चीज़ की, शरीर की भी जरूरी नहीं है, यदि किसी भी चीज़ की कमी या फिर किसी भी चीज़ की अधिकता महसूस हो तो वो क्या कहलाती है, आवश्यकता। अब आप कहोगे कि सर कमी महसूस हो तो ठीक है कि आवश्यकता हो है क्या नहीं, लेकिन यदि मान लो किसी चीज़ की अधिकता है तो फिर वो आवश्यकता कैसे। जैसे मान लो कि आपको, आपके शरीर में पानी की कमी हुई, आपका शरीर कोशिकाओं से मिलके बना है और कोशिकाओं को क्या हुई, पानी की कमी हुई। पानी की कमी होते ही आपको क्या महसूस हुई, आवश्यकता। क्या महसूस हुई, आवश्यकता हुई कि नहीं हुई। तो ये कमी की वजह से आवश्यकता महसूस हो रही। अब मान लो आपने बहुत ज़्यादा काम किया तो थकान की क्या हो गई, अधिकता। अधिकता हो गई, बहुत ज़्यादा टायर्ड फील कर रहे हो, बहुत ज़्यादा थकान की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ गई, तो अभी आपको आवश्यकता फील हो रही है। किसकी आवश्यकता फील हो रही है, आराम की। तो किसी भी चीज़ की कमी या अधिकता जब महसूस होती है तो उससे हमको क्या फील होती है, आवश्यकता। किसी भी चीज़ की कमी या अधिकता क्या कहलाती है, आवश्यकता। समझ में आई ना बात। तो ये थोड़ा ध्यान रखना, कमी में भी होता है और अधिकता में भी होता है। नंबर 2 पर, जैसे आपको आवश्यकता हुई तो आवश्यकता से आपके अंदर एक प्रेरक, एक चालक, प्रेरक को चालक बोलते हैं, ठीक है, पर्णोद भी बोलते हैं, इसको अंतर्नोद भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अंतर्नोद। इसको इंग्लिश में बोला जाता है ड्राइव। तो फिर आवश्यकता के कारण आपके अंदर एक चालक उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है, चालक उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न हुआ, चालक, चालक उत्पन्न हुआ। कैसे, जैसे आपका शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना है, इनमें कमी हुई पानी की, और पानी की कमी की वजह से आपके अंदर कौन सा चालक प्रेरक उत्पन्न हुआ, प्यास। आपके अंदर क्या उत्पन्न हुआ, प्यास, प्यास उत्पन्न हुआ। प्यास है, ये प्यास है, प्यास बोले तो क्या, ये प्यास प्रेरक है, ये चालक है, ये अंतर्नोद है। ये आपको क्या देगा, गति देगा, आपको पानी की तरफ क्या करेगा, अग्रसर करेगा। तो पानी की कमी की वजह से क्या उत्पन्न हुआ, प्यास उत्पन्न हुई। और प्यास अपना क्या है, चालक है, प्रेरक है, प्रणोद है, अंतर्नोद। समझ में आई कि नहीं आई बात। अब यदि चालक उत्पन्न हो गया तो चालक के बाद में आता है प्रोत्साहन। क्या आता है, प्रोत्साहन। नंबर 3 पर पॉइंट आता है प्रोत्साहन। प्रोत्साहन को इंग्लिश में बोला जाता है इंसेंटिव। क्या बोला जाता है, इंसेंटिव, ठीक है ना। तो अब प्रोत्साहन के रूप में आपको क्या दिया जाएगा, आपको दिया जाएगा पानी। क्या दिया जाएगा, पानी। जैसे ही आप पानी को ग्रहण करोगे, आपका जो प्रेरक है, जो चालक है, वो क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। मतलब आपकी प्यास समाप्त हो गई और इसी के साथ ही आपकी आवश्यकता की क्या हो गई, पूर्ति हो गई। समझ में आई कि नहीं बात। तो ये एक ऐसा क्या बन गया, अभिप्रेरणा चक्र। ये कौन सा चक्र बन गया, अभिप्रेरणा चक्र, जिसमें नंबर 1 पर आवश्यकता, नंबर 2 पर चालक, प्रेरक, प्रणोद, अंतर्नोद, नंबर 3 पर प्रोत्साहन, इंसेंटिव। समझ में आई कि नहीं आई बात। और ये चालक किस ओर से किस ओर गति करता है, ये ऐसे गति करता है, ऐसे, ऐसे लगा लेना इसके ऊपर, ऐसे लगा लेना, ऐसे लगा लेना। समझ में आई कि नहीं आई बात। इसको मैं थोड़ा सा कर देता हूं छोटा, ठीक है। छोटा हो ही नहीं रहा।
छोटा नहीं हो रहा है, चलो कोई बात नहीं, ठीक है ना। अब ये है अभिप्रेरणा चक्र, ठीक है। तो अब इसमें क्वेश्चन कैसे बनते हैं, अभिप्रेरणा चक्र के आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं, पहला आवश्यकता, उसके बाद में प्रेरक और उसके बाद में प्रोत्साहन। हर चीज में ऐसा ही होता है और इस प्रकार से ये अभिप्रेरणा का, मोटिवेशन का एक चक्र चलता है। अब क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट कि ये जो अभिप्रेरणा का चक्र मैंने इधर बनाया है, ये दिया किसने था, तो ये अभिप्रेरणा का जो चक्र है वो हिलगार्ड ने दिया था। किसने दिया था, हिलगार्ड। तो आप इसको ऐसे ही ध्यान रखना, अभिप्रेरणा चक्र है और चक्कर है वो चलाता कौन है, लाड लो। जैसे मान लो कोई भी खजाना है, खजाने के एक गार्ड लगा रखा है, उसमें चोरी होगी, कुछ भी होगा, तो वो चक्कर कौन चलाएगा, गार्ड चलाएगा। समझ में आई ना बात, इस प्रकार से। तो आपको सर्वप्रथम आपको हेडिंग लगानी है अभिप्रेरणा चक्र, अभिप्रेरणा चक्र। अभिप्रेरणा चक्र लगा के ये पहले अभिप्रेरणा का ये चक्र बना लो। पहले अभिप्रेरणा चक्र लिखना और सिर्फ वो चक्र बना लेना। अभिप्रेरणा चक्र बनाने के बाद में इसके पास में ये तीन शब्द लिख लेना। ये तीन लिखे हुए हैं ना इधर, आवश्यकता, प्रेरक, चालक, प्रणोद, अंतर्नोद, ये तीनों के तीनों लिख लेना। हाँ वो भी लिखाएंगे, हिलगार्ड का नीचे नोट में लिखाएंगे। ये लिख लो, तीनों तीनों नाम लिख लो, फिर एक एक को वापस एक्सप्लेन भी करेंगे आवश्यकता क्या है क्या नहीं। आज बच्चे कम कैसे, प्रोग्राम है क्या किधर? ये लिख दिया आवश्यकता, प्रेरक, ये इधर वाला ये पूरा नोट कर लो, ये तीनों के तीनों पॉइंट नोट करो, ये और ये और ये। अब नीचे नोट लगा के लिखो, नोट लगा के क्या लिखोगे, अभिप्रेरणा चक्र हिलगार्ड ने दिया। ये हिलगार्ड नाम यहां पर लिखा हुआ है मेरा, ये अभिप्रेरणा चक्र किसने दिया, अभिप्रेरणा चक्र हिलगार्ड ने दिया। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है ना। इसको हाईली इंपॉर्टेंट करके लगाना, डायरेक्ट पूछेगा, ठीक है। अभिप्रेरणा चक्र हिलगार्ड ने दिया, समझ में आई बात। अब अपन ने ये जो तीनों पॉइंट समझे हैं इनको लिखना शुरू करेंगे और पहला पॉइंट लगाएंगे आवश्यकता। तो लगाइए आवश्यकता, पहला पॉइंट लगाओ आवश्यकता। सबसे पहले आवश्यकता होती है, आवश्यकता से प्रेरक उत्पन्न होता है, प्रेरक के बाद में क्या आता है, प्रोत्साहन। जब भी किसी व्यक्ति या प्राणी को
जब भी किसी व्यक्ति या प्राणी को किसी प्रकार की कमी या किसी भी प्रकार की कमी या अधिकता महसूस होती है, कमी या अधिकता महसूस होती है तो इसे आवश्यकता कहते हैं। कैसे? हमारा शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना है और जब इसे आवश्यकता कहते हैं। नीचे ये लिख देंगे अपन कोशिका वाला। हमारा शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना है। हमारा शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना होता है तथा कोशिकाओं में पानी की कमी हो जाने पर हमें पानी की आवश्यकता महसूस होती है। पानी की कमी हो जाने पर हमें पानी की आवश्यकता महसूस होती है। कितना दूर से आते हो आप लोग? हाँ? कितना दूर से आते हो यहाँ से? बीकानेर बाईपास रोड। तो हमें पानी की क्या होती है? आवश्यकता महसूस होती है। थोड़ा जल्दी रवाना हुआ करो। देखो 10-15 हो गए, पाव क्लास चली गई, 1/4 भाग क्लास का चला गया, 3/4 भाग से 4 में से 1 हिस्सा गायब हो गया, 3 हिस्से बाकी। लिखो इसे। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिख लिया यहां तक? ये आवश्यकता है। मैं फिर से स्पष्ट कर देता हूं। अपन ने कल पढ़ा था अभिप्रेरणा। तो अभिप्रेरणा वह शक्ति है जो हमें किसी भी कार्य व्यवहार को करने के लिए अग्रसर करती है। अभिप्रेरणा अर्थात मोटिवेशन शब्द इंग्लिश लैटिन भाषा के मोटम शब्द से बना है, जिसका मतलब होता है गति करना, धक्का देना, धकेलना आदि इसके क्या होते हैं? अर्थ होते हैं। इसके बाद में हमने पढ़ना शुरू किया अभिप्रेरणा चक्र। अभिप्रेरणा चक्र हिलगार्ड ने दिया। हिलगार्ड ने बताया था कि सबसे पहले शरीर में या किसी भी व्यक्ति को क्या महसूस होती है? आवश्यकता। तो आवश्यकता क्या है? कोई भी चीज की चाहे कमी हो चाहे अधिकता हो, वो क्या कहलाती है? आवश्यकता कहलाती है। जैसे शरीर में पानी की कमी है तो पानी की हमको क्या है? आवश्यकता। आपने बहुत ज्यादा काम किया, थकान की अधिकता हो गई, तो भी हमें आवश्यकता है। किसकी आवश्यकता है? आराम की आवश्यकता। तो जब आवश्यकता महसूस होती है तो शरीर में एक अलग ही प्रकार का तनाव पैदा होता है। उस तनाव को क्या बोलते हैं? प्रेरक, चालक, प्रणोद या अंतर्नोद। तो शरीर में पानी की कमी होती है तो एक अलग ही प्रकार का तनाव पैदा होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? प्यास। तो पानी की कमी से प्यास पैदा होती है, और प्यास क्या है? प्रेरक है, चालक है, प्रणोद है, अंतर्नोद है। ये प्यास ही आपको कुछ करने के लिए क्या करेगी? धकेलेगी कि भाई इधर जाओ, ये काम करो, वो काम करो, तो आप पानी की तरफ जाओगे। फिर मिलता है प्रोत्साहन। तो प्यासे को प्रोत्साहन के रूप में क्या मिलता है? पानी। पानी मिलते ही ये आपका चालक समाप्त हो जाता है और आपकी आवश्यकता की क्या हो जाती है? पूर्ति हो जाती है। और इस प्रकार से ये अभिप्रेरणा चक्र है वो क्या हो जाता है? कंप्लीट हो जाता है। तो अब अपन इसमें से एक एक पॉइंट को वापस लिख रहे हैं। आवश्यकता को यहां पर हमने लिखा है जैसे कि जैसे। अब बाकी के 2 पॉइंट लिखना अभी बाकी है। बोले अभिप्रेरणा चक्र में निम्न में से कौन सा तत्व शामिल नहीं था? तो ध्यान रखना अभिप्रेरणा चक्र में 3 ही तत्व है। पहला है आवश्यकता, दूसरा है प्रेरक और तीसरा क्या है? प्रोत्साहन। समझ में आई क्या बात? तो इसका इंग्लिश मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि देखो, अब आपको प्रेरक पता है, आपको नहीं पता कि चालक होगा। मान लो आपको प्रेरक और चालक नहीं मिले, प्रणोद मिल जाए। कईयों को पता ही नहीं है कि प्रेरक चालक को प्रणोद बोलते हैं। क्या तीनों नाम नहीं आके अंतर्नोद आ जाए, या फिर 5वां नाम इनसे मिलता जुलता दे दे। लेकिन इंग्लिश में देने के लिए उसके पास सिर्फ और सिर्फ क्या है? ड्राइव है। ध्यान रखना। अपने इतने उपनाम आते हैं, इतने उपनाम आते हैं कि नहीं आते हैं किसी भी सिद्धांत के, लेकिन इंग्लिश में एक ही नाम है।
समझ में आई ना बात। इसलिए मेन टर्म है वो सारी की सारी इंग्लिश बता देंगे। आप तो क्या करना, पर्सन इधर लिखा हुआ रहेगा हिंदी इंग्लिश में, हिंदी में, और इधर क्या रहेगा इंग्लिश में। तो ऑप्शन कम समझ में आए तो आपको क्या देखना है, इंग्लिश देखना है। अब मान लो अंतर्नोद लिखा हुआ है और आपको ऐसे लगा यार कि आवश्यकता, प्रेरक और प्रोत्साहन तो होता है, शायद अंतर्नोद नहीं होता होगा, लेकिन फिर आपने ऑप्शन में देखा तो लिखा हुआ दिखाई दिया ड्राइव, तो आपको पता चल गया कि ये तो खुद ही क्या है, प्रेरक है। समझ में आई ना बात, इसलिए लिखा है यहाँ पे। अब देखो ये मैंने लिखा दिया आवश्यकता के बारे में, अब हम लिखेंगे किसके बारे में, प्रेरक के बारे में। प्रेरक, जब भी हमारे शरीर को जब भी प्राणी या व्यक्ति को, इसलिए तो एक विशेष, जब भी प्राणी या व्यक्ति को किसी प्रकार की आवश्यकता महसूस होती है तो एक विशेष प्रकार का तनाव पैदा हो जाता है, जिसे क्या कहते हैं, प्रेरक कहते हैं। ठीक है ना, जिसे प्रेरक कहते हैं। प्रेरक कहते हैं। अब जैसे शरीर में पानी की आवश्यकता महसूस होने पर एक विशेष प्रकार का तनाव पैदा होता है, जिसे क्या कहते हैं, प्यास। तो प्यास हमारे लिए क्या है, प्रेरक है। वो हमें प्रेरित करेगी कि जा बेटा जा पानी पी के आ। ठीक है ना, तो लिखो जैसे शरीर को पानी की आवश्यकता महसूस होने पर एक तनाव पैदा होता है, जिसे प्यास कहते हैं। प्यास कहते हैं। यही क्या है, प्रेरक है। ये लिख, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया कंप्लीट। अब अगला आता है प्रोत्साहन। तो जब भी किसी प्राणी के अंदर कोई चालक उत्पन्न होता है तो व्यक्ति क्या करता है, उस चालक को समाप्त करने के लिए कोई ना कोई क्रिया करता है, वही क्या कहलाता है, प्रोत्साहन। जैसे मनुष्य के अंदर चालक उत्पन्न हुआ प्यास, प्रेरक क्या उत्पन्न हुआ, प्यास, तो वो प्यास को समाप्त करने के लिए क्या क्रिया करेगा, वो पानी पिएगा। तो पानी उस समय उसके लिए क्या है, प्रोत्साहन। और प्रोत्साहन मिलते ही चालक समाप्त और आवश्यकता की पूर्ति, और इसी के साथ अभिप्रेरणा चक्र कंप्लीट। लिखो नंबर 3, प्रोत्साहन। जब भी किसी व्यक्ति या प्राणी में कोई चालक उत्पन्न होता है तो वह उसे समाप्त करने के लिए क्रिया करता है।
करने के लिए क्रिया करता है। इसे ही प्रोत्साहन कहते हैं। क्रिया करता है, ओब्लिक करके वस्तु लेता है भी कह सकते हैं, ठीक है ना। इसे ही प्रोत्साहन कहते हैं। जैसे व्यक्ति को प्यास लगने पर वह पानी ग्रहण करता है। आगे लिखो, यहां तक हो गया। अब वो थ्योरी लिख देते कि जब व्यक्ति को प्रोत्साहन प्राप्त होता है या प्रोत्साहन प्राप्त कर लेता है तो उसका चालक क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है, और चालक समाप्त होते ही उसकी आवश्यकता की पूर्ति हो जाती है, और इस प्रकार से अभिप्रेरणा चक्र का समापन हो जाता है। ठीक है, ये लिख ले, नोट लगा। जब भी व्यक्ति को प्रोत्साहन प्राप्त होता है तो उसका चालक समाप्त हो जाता है। तथा आवश्यकता की पूर्ति हो जाती है। इसी के साथ अभिप्रेरणा चक्र का समापन होता है। चक्र का समापन हो जाता है, ये लिख बस। चलिए, लिख लिया। अब इसके आगे मैं पहले एक थ्योरी बताता हूँ, राम कहानी बताता हूँ, वो पूरी सुननी, उसके बाद तो सिर्फ उसको छापना ही, ठीक है ना। अब अपन प्रेरकों के बारे में डिटेल से बात करेंगे। प्रेरक क्या है, क्या नहीं है, कैसे हैं, कैसे नहीं है। विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने तरह तरह के प्रेरक बताए। मोटे तौर पर प्रेरक कितने प्रकार के होते हैं? तो देखो, प्रेरक वह शक्ति या वह बल है जो व्यक्ति को कोई कार्य करने के लिए क्या करती है, प्रेरित करती है, वही प्रेरक है मेनली। जैसे प्यास है, मेन प्यास ही तो था इसमें, जो व्यक्ति को पानी पीने के लिए क्या कर रहा था, प्रेरित कर रहा था। तो समझ में आ गई मोटे तौर पर प्रेरक क्या है। प्रेरक को इंग्लिश में कहते भी ड्राइव है। ड्राइव का मतलब होता है चलाना, वो व्यक्ति को क्या करता है, चलाता है। अब प्रेरक वैसे कईयों ने अलग अलग प्रकार के बताए हैं। गेरेट नाम का आएगा, वो 3 प्रकार के बताएगा। कई कैसे बताते हैं, कई कैसे बताते हैं। मुख्यतः प्रेरक 2 प्रकार के होते हैं। कैसे, कितने प्रकार के होते हैं? एक होते हैं। कौन कौन से? एक होते हैं आंतरिक प्रेरक और एक क्या होते हैं, बाह्य प्रेरक। अब विभिन्न मनोवैज्ञानिक इनको अलग अलग नाम देंगे। तो एक आंतरिक प्रेरक है और एक क्या है, बाह्य प्रेरक। सबसे पहले बताओ, इतनी बात समझ में आई क्या कि प्रेरक क्या होता है? प्रेरक वह शक्ति, वह बल, वह चीज होती है जो व्यक्ति को किसी भी कार्य को करने के लिए क्या करती है, प्रेरित करती है। और ये मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रेरक। अब आंतरिक का याद करने का तरीका। आंतरिक का मतलब है अंदर,
मतलब जो व्यक्ति के अंदर पहले से ही क्या है मौजूद है, या फिर वह चीजें जो व्यक्ति के अंदर जन्मजात ही क्या है मौजूद है, तो वो किसके अंदर आएगी, आंतरिक। और जो बाहर से वातावरण से मिल रही है वो किस में आएगी, बाह्य। समझ में आ गई ना बात, बाह्य मतलब बाहर। तो आंतरिक प्रेरक, आंतरिक प्रेरक चूंकि ये मनुष्य के शरीर के अंदर ही होते इसलिए इनको देहिक प्रेरक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, देहिक प्रेरक। अब चूंकि देहिक क्यों, क्योंकि ये अपनी देह में है, अपने शरीर में है, अपनी काया में है, इसलिए ये क्या हो गए, देहिक प्रेरक, राइट, बराबर। अब चूंकि शरीर में है, अंदर पहले से ही मौजूद है, मतलब ये नेचुरली है, समझ में आए ना, गॉड गिफ्टेड है, नेचुरली है, तो इनको प्राकृतिक प्रेरक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्राकृतिक प्रेरक भी कहा जाता है। अब आगे की बात आती है, तो कहने का मतलब ये पूर्णतया शुद्ध है, अंदर पहले से मौजूद है, भगवान के दिए हुए, तो इनको सकारात्मक प्रेरक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सकारात्मक प्रेरक भी कहा जाता है। आगे बात समझ में, तीन नाम तो समझ में आए ना, आंतरिक प्रेरक को देहिक क्यों कहते हैं, प्राकृतिक क्यों कहते हैं, और सकारात्मक क्यों कहते हैं। अब सकारात्मक है, गॉड गिफ्टेड है, नेचुरली है, तो इसका मतलब है जब आंतरिक प्रेरक पैदा होगा तो मनुष्य 100% काम करेगा ही करेगा, ये तय है। समझ में आई ना बात, जबकि बाह्य प्रेरकों में वो काम कर भी सकता है और नहीं भी। समझ में आई नहीं। अब आप कहोगे कि सर इतना शरीर में अंदर क्या होता है जो हमें किसी काम को करने के लिए प्रेरित कर देता है, ऐसा क्या है। तो नेचुरली क्या है, बस वही इसमें आएगा। जैसे भूख, भोजन की कमी से उत्पन्न हुई भूख, पानी की कमी से उत्पन्न हुई प्यास, भूख, प्यास, नींद, थकान और काम भावना, ये सब शरीर के क्या होती है लाडलो, अंदर होती है। और इनके उत्पन्न होने के बाद आदमी 100% काम करेगा ही। समझ में आ गई ना बात। अब इसका उल्टा बाह्य प्रेरक में, इसका उल्टा कैसे, जैसे ये प्राकृतिक प्रेरक था तो ये कैसा हो गया, ये कृत्रिम प्रेरक हो गया। इसको वातावरणीय प्रेरक भी कह सकते हैं, क्योंकि ये बाहर वातावरण से वातावरणीय प्रेरक भी है। अच्छा, ये इस पे आएगी मात्रा है ना, वातावरणीय प्रेरक। समझ में आई बात। अब चूंकि ये बाहर से आई हुई चीज है, कोई भरोसा नहीं है, कोई गारंटी नहीं है, इसलिए इसको नकारात्मक प्रेरक भी कहते हैं, नकारात्मक प्रेरक। और इनके पैदा होने पर आदमी काम करेगा नहीं करेगा इसकी कोई 100% गारंटी नहीं, कर भी सकता है और नहीं, ऑब्लिक नहीं, ऐसे थ्योरी में लिखाऊंगा, अभी समझना है। अब आप कहोगे कि सर ऐसे क्या कारक हैं, वातावरणीय कारक, जो व्यक्ति को बाहर से वातावरण से प्राप्त होते हैं। तो इसमें आता है लाडलो पद। पद हमको समाज ने दिया है, पद, सम्मान, पुरस्कार, प्रशंसा, ये सब कहां से मिले हैं हमको, ये वातावरणीय प्रेरक एक नहीं है। अब आप कोई की तारीफ करे, कोई आदमी आपकी तारीफ करे, तो ये आप पर डिपेंड करता है कि आप काम करोगे या नहीं, कोई 100% गारंटी नहीं, कर भी सकते और नहीं। लेकिन आपको प्यास लगी है तो आप 100% पानी पिए। समझ में आ गई बात, क्योंकि ये किधर से, अंदर से। अभी यदि आपको भूख लगी है, आप थोड़ा वेट कर सकते हो, बट खाओगे जरूर, खाना ही पड़ेगा। थकान है तो रेस्ट करनी पड़ेगी, वरना गिर जाओगे नीचे, बेहोश हो जाओगे, ऑटोमेटिक रेस्ट हो जाएगी। समझ में। नींद आ रही है तो लेनी ही लेनी पड़ेगी, एक दिन काम चला लो, 2 दिन चला लो, लेकिन जरूरी नहीं है कोई आपको बोले कि हम आपको पुरस्कार देंगे, आप पढ़ाई करो, आप करो और नहीं करो। समझ में आई ना बात। तो समझ में आया ना वातावरणीय कारक प्रेरक कैसे होते हैं, इस प्रकार। हाँ, नकारात्मक, नकारात्मक तो इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये बाहर से प्राप्त होते हैं इसलिए, और ये नेचुरली है अंदर से, इसीलिए इनको सकारात्मक कहा जाता है। और इनका कोई ऐसे सेंस नहीं, जैसे कोई नेगेटिव चीज होती है, ऐसे तो आप बोलोगे कि ये प्रशंसा है, इसमें बुराई भी लिख सकते हैं आगे। समझ में आई बात। ऐसे शब्दों का ऐसे रोल नहीं है कि सर ये सम्मान है तो सम्मान तो एक पॉजिटिव चीज है ना, ये नकारात्मक प्रेरक में आ गया, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। ऐसे तो ये भूख, प्यास, नींद, थकान, काम प्रवृत्ति वगैरह आप इसको नेगेटिव में काउंट कर सकते हो। समझ में आई ना बात।
इसलिए नहीं, ये सिर्फ नेचुरली है, इस वजह से सकारात्मक, इधर नकारात्मक। इधर पद, सम्मान, प्रशंसा, पुरस्कार ऐसे दे, आपको कोई भी चीज देके वो नीचे ऐसे पूछ सकता है कि ये जो प्रेरक है वो आपका आंतरिक है कि बाह्य। तो आप सिर्फ बैठ के ऐसे सोचना कि ये बाहर से प्राप्त हो रहा है कि इंसान को नेचुरली गॉड गिफ्टेड है। जैसे तारीफ गॉड गिफ्टेड नहीं, ये बाहर से वातावरण की देन है, इसीलिए इनको एक और नाम दिया जाता है। जैसे इधर लिखता हूं, इनको आप जन्मजात प्रेरक भी कह सकते हैं, जन्मजात प्रेरक। और इनको क्या कह सकते हो, अर्जित, क्योंकि इनको वातावरण से इनका क्या किया गया है, अर्जन किया गया है। बोलो बात समझ में आई कि नहीं है? ऐसे इसकी डिटेल। तो आपको कोई भी एक नाम देगा, पद, ये निम्न में से किस प्रकार का प्रेरक है। तो पद है वो आप जब पैदा हुए थे तब नहीं था, ये समाज ने आपको लालच दिया। अब कई लोग समाज से इतना ही मत समझ रहे हैं, जैसे हमारी समाज है वैसे समाज। समाज का मतलब है गांव, गली, मोहल्ला, आपके आसपास का टोटल एनवायरनमेंट। साइकोलॉजी की नज़र में वो समाज होता है। समझ में आई कि नहीं? अब जैसे आप लोग तैयारी कर रहे हो, ये बाह्य में है, समझ में आई ना बात? तो तैयारी कर रहे हैं, उनमें से लगभग 2-4% ही होते हैं जिनका खुद का मन होता है तैयारी का और उनको खुद को जॉब चाहिए। बाकी सभी बाह्य प्रेरक की वजह से कर रहे हैं। उन्होंने पैदा होने के बाद यही सुना गांव, गली, मोहल्ले, आसपास, और इधर देखा सब कर रहे हैं तो अपन भी कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं इसका कोई सेंस नहीं। तो ये किस में आता है, बाह्य प्रेरक में आता है। इसीलिए लाड लो मोटिवेशन सुन के पढ़ना पड़ता है। समझ में आई बात? लाइब्रेरी में बैठे रहना पड़ता है। अभी आपकी कोई सहेली बैठी है तो आपको जबरदस्ती बैठे रहना पड़ता है कि इससे पहले तो क्या ही गढ़ जाऊं मैं। समझ में आई बात? बाह्य प्रेरक की आवश्यकता क्यों पड़ती है? क्योंकि ये नेचुरली आपके अंदर नहीं है, लाड लो। और कई लोगों को देखा होगा कि वो जन्मजात पेंटर होते हैं, ठीक है। मेरे 2018 के बीच में एक लड़की थी, वो उसने कहा कि सर मैं आपका स्केच बनाऊंगी। मैंने बना दिया लाड। मैंने उससे पूछा कहाँ सीखे, कि कहीं नहीं सीखे, थोड़ा बहुत यूट्यूब से देखा, बाकी पहले से ही आता था चित्र। वो पहले छोटी थी तब से ही बना रही। बोले कि घर वालों से छुप छुप के चित्र बनाते हैं सर, घर वाले बहुत डांटते हैं कि पढ़ाई करते नहीं हो आप, चित्र बनाते। समझ में आई बात? तो वो उसके अंदर क्या था, आंतरिक प्रेरक था, उसके अंदर से वो भावना आती थी। इसलिए उसको किसी बाह्य मोटिवेशन की जरूरत ही नहीं पड़ती कि तुझे ये पद देंगे, तुझे रुपये देंगे। मैंने ये थोड़ी कहा कि वो मेरे लिए बनाएगी तो मैं उसको पैसे दूंगा, बाहर से जरूरी नहीं था ना। क्यों? क्योंकि उसकी क्या थी, इंटरनेशनल, जो इंटरनल मोटिवेशन थी। इस प्रकार से आंतरिक और बाह्य। अब आप समझ गए, अब इतना बहुत है। लगाओ हेडिंग प्रेरक और लिखो प्रेरक में लिखो प्रेरक से अभिप्राय। चलो मैं यहां पे लिखना शुरू कर देता हूं। प्रेरक से अभिप्राय उन कारकों से लगाया जाता है जो हमें किसी कार्य को करने के लिए क्या करती है, के लिए प्रेरित अब हेडिंग लगाना प्रेरक के प्रकार। वैसे तो प्रेरक के अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग प्रकार बताए, लेकिन मूल रूप से प्रेरक दो प्रकार के होते। मूल रूप से प्रेरक दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 आंतरिक प्रेरक, लिखो
अब वापस पॉइंट लगाओ आंतरिक प्रेरक। हाँ ये नोट समझ में आ रहा है? यस। हाँ क्या हुआ? सुना ही नहीं दे रहा है यहाँ पे। उत्प्रेरक, हाँ कैटालाइसिस आते हैं, हाँ कैटालाइसिस होते हैं ना, वो उत्प्रेरक होते हैं। वो किसी भी रासायनिक क्रिया को करने के लिए क्या करते हैं? प्रेरित करते हैं, तो वो उत्प्रेरक है। तो उसमें जो प्रेरक नाम है वही मेन है। उत्प्रेरक भी एक तरीके का क्या है? प्रेरक है। लेकिन वो उत्प्रेरक वो साइंस का एक वर्ड है जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया, कोई केमिकल रिएक्शन होती है उसको क्या करते हैं? अप और डाउन कर सकते हैं, या उसको स्लो कर सकते हैं, फास्ट कर सकते हैं, जिनको कैटालाइसिस बोला जाता है। ठीक है ना? आंतरिक प्रेरक, बाह्य प्रेरक। नंबर 1 आंतरिक प्रेरक। अब नाम से स्पष्ट है, आंतरिक मतलब अंदर। तो वह प्रेरक जो शरीर के अंदर से उत्पन्न होते हैं वो आंतरिक प्रेरक कहते हैं। इन्हें दैहिक प्रेरक या प्राकृतिक प्रेरक कहा जा सकता है। ठीक है, अब राम कथा है, लिखनी है, छापो अब इसको दमादम। वह प्रेरक जो शरीर के अंदर से उत्पन्न होते हैं, आज महावीर नहीं आएगा? किधर गए हो? आंतरिक प्रेरक कहलाते हैं। क्या हो, गाँव गए, बाहर गए? आने दो उसको। से उत्पन्न होते हैं, आंतरिक प्रेरक कहलाते हैं। यह है क्या मीनाक्षी बानो? यह देही प्रेरक, रुखसाना बाटी, ये देही प्रेरक या प्राकृतिक प्रेरक भी कहलाते हैं। इनके पैदा होने पर व्यक्ति निश्चित रूप से ये 100% काम करता ही करता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? अतः इसे सकारात्मक प्रेरक भी कहते हैं। चौंकी ये लिख दो। मेरे द्वारा लिखी हुई देवनागरी लिपि समझ में आ रही है ना अबू? लिखने अतः इन्हें जन्मजात प्रेरक भी कहा जाता है। क्या अमृता समझ में आ रहा है? अतः इन्हें जन्मजात प्रेरक भी कहा जाता है। भूख, प्यास, नींद, थकान, काम पर
लिख दिया? कौन है वो पीछे? अगला अगला कौन सा है? बाह्य कारक। बाह्य प्रेरक है। वह प्रेरक जो बाहर से अर्थात वातावरण से प्राप्त होते हैं, बाह्य प्रेरक कहलाते हैं। इन्हें वातावरणीय प्रेरक भी कहा जा सकता है। इन्हें वातावरणीय प्रेरक भी कहा जा सकता है। यह कृत्रिम प्रेरक भी कहलाते हैं। कृत्रिम ऑब्लिक अर्जित प्रेरक भी कहलाते हैं। अर्जित प्रेरक भी कहलाते हैं। इनके पैदा होने पर व्यक्ति निश्चित रूप से कार्य करेगा, ये जरूरी नहीं। कार्य करेगा यह जरूरी नहीं है। अतः इन्हें नकारात्मक प्रेरक भी कहा जाता है। अतः इन्हें नकारात्मक प्रेरक भी कहा जाता है। एग्जाम्पल: दंड, पुरस्कार, सजा, पद, सम्मान, प्रशंसा, तारीफ। अब देखो, ये तो प्रेरक कॉमनली थे, मूल रूप से बता दिए दो। अब विभिन्न मनोवैज्ञानिकों के अनुसार प्रेरक कि भाई किस किस मनोवैज्ञानिक ने क्या बताया, उन्होंने बताया कुछ ही नहीं है, उन्होंने इसके अंदर से ही निकाला है। जैसे अब्राहम मैस्लो नाम का एक मनोवैज्ञानिक आया, उसने कहा प्रेरक दो प्रकार। पूछे कौन कौन से? बोले एक जन्मजात, एक अर्जित। जन्मजात जो व्यक्ति के जन्म से उसके साथ ही जन्मजात प्रेरक है, वो कौन कौन से हैं? तो बोले भूख, प्यास, काम, नींद, थकान। बोले अर्जित कौन से? पद, सम्मान, पुरस्कार। है तो सेम।
लेकिन अब्राम मेस्लो के अनुसार प्रेरकों के प्रकार कौन से हैं, तो आप क्या बताओगे? जन्मजात और अर्जित। बात समझ में आई क्या? जैसे उनको पता चल गया कि आंतरिक और बाह्य दो दो है, तो सब ने अपने अपने दो दो नाम ले लिए। एक बोल देगा कि मेरा एक प्राकृतिक है, एक कृत्रिम है। दूसरे ने बोला मेरा एक जन्मजात है और दूसरा अर्जित है। ये तो यही वो उपनाम थे, वो उन्होंने छांट लिए अपने अपने। अगला लगाओ, विभिन्न मनोवैज्ञानिकों के अनुसार प्रेरक। विभिन्न मनोवैज्ञानिकों के अनुसार तनाव, तनाव इसमें आएगा ड्राइव में, प्रेरक है वो एक तरह का। कौन सा तनाव? तो आंतरिक होगा। तनाव व्यक्ति का ये वातावरणीय घटक उसको प्रभावित करता है। समझ में आई बात? तनाव खुद एक प्रेरक है। प्रेरक का ये प्रकार ये खुद दो भागों में डिवाइड है। समझ में आई बात? तो मतलब प्यास, पानी, जो कोशिकाओं में पानी की कमी से उत्पन्न हुआ है, तो फिर वो कैसा हो जाएगा? जन्मजात प्रेरक हो जाएगा। और बाढ़ से पद की वजह से आदमी के अंदर कोई तनाव पैदा हुआ है या पुरस्कार की वजह से होता है, तो वो कौन सा प्रेरक हो जाएगा? बाह्य। ऐसे विभिन्न मनोवैज्ञानिकों के अनुसार प्रेरक। अब इसमें आएगा नंबर 1 पर मेस्लो। पॉइंट ए आएगा अब्राम मेस्लो के अनुसार प्रेरक। इसमें क्या है? नंबर 1 जन्मजात प्रेरक। वह प्रेरक जो शारीरिक ऑब्लिक आंतरिक होते हैं, अंदर ही उपस्थित होते हैं व्यक्ति के। भूख, प्यास, नींद, थकान, हाँ, अने काम प्रवृत्ति। मीनाक्षी बानो। नंबर 2 अर्जित प्रेरक। अब देखो एक काम की चीज़ बताता हूँ, बहुत ही कॉमन पॉइंट है, मतलब बहुत ही गहरा पॉइंट है, आप समझने का प्रयास करना। देखो लाड लो, जन्मजात प्रेरक है। जन्मजात है मतलब जन्म से उसके अंदर है। अब कोई ज़्यादा खाता है, कोई ज़्यादा पीता है, ये जो कम ज़्यादा होता है वो भी उसका क्या है? बॉडी का रोल है उसमें उसके। और उसको क्या करता है? उसका डीएनए वो उसको क्या करता है? प्रभावित करता है। आपने देखा होगा कई कई लोग बहुत ही जिमकू होते हैं, बुरी तरीके से खाते हैं और भूख लग जाती है उनको। कई ऐसे होते हैं जिनको खाने के लिए दवाइयाँ देनी पड़ती है कि इनको दवाई दें ताकि इसको भूख लगे। समझ में आई ना बात? तो ये भूख प्यास ये क्या है? जन्मजात। तो इसी भी प्रकार से नींद है, थकान है, काम प्रवृत्ति है। काम प्रवृत्ति भी क्या होती है? जन्मजात होती है। समझ में आई ना? तो कौन सा हो गया? इनर हो गया। तो अब यदि कोई आदमी कैसा है, ऐसा है, वैसा है, धारणा बनाने से पहले सोचा करो कि इसमें थोड़ा बहुत ईश्वर का भी रोल है। समझ में आई बात? आदमी वो पैदा ही वैसा हुआ, उसका बॉडी का स्ट्रक्चर, उसका बॉडी ऐसा है, सिस्टम ही ऐसा है कि उसका इंटरनल कोई चीज़ कम, कोई चीज़ ज़्यादा है, तो उस पर उसका खुद का ही क्या नहीं है? नियंत्रण नहीं है। लाड सारा का सारा दोष वातावरण का भी नहीं होता और सारा का सारा जन्मजात भी नहीं होता। समझ में आई क्या बात? तो इस प्रकार से होता है। नंबर 2 पर आता है अर्जित प्रेरक। वह प्रेरक जो
वातावरण से प्राप्त होते हैं, अर्जित प्रेरक कहलाते हैं। एग्जाम्पल में क्या जाएगा? पद, पुरस्कार, सजा, सम्मान, अब देखिए अब्राहम मैस्लो के अनुसार आ गया। अब अपन आगे बढ़ेंगे। अभी आपने छोटी छोटी चीज़ें हैं वो आपने अभी तक पढ़ी नहीं है। जैसे एक संवेग होता है, एक मूल प्रवृत्ति होती है, ठीक है ना, और ऐसी कुछ चीज़ें और होती है। वो आपको पहले थोड़ा बताएंगे कि मूल प्रवृत्ति क्या है क्या नहीं है, उसके बाद आप करवाएंगे। वैसे अगला आप लगाओ थॉमसन के अनुसार प्रेरक बी क्या है? थॉमसन के अनुसार प्रेरक। थॉमसन के अनुसार प्रेरक। तो इसमें नंबर 1 आता है स्वाभाविक। स्वाभाविक प्रेरक। स्वाभाविक प्रेरक की पहले आप लैंग्वेज देखना। वह प्रेरक जो किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत होते हैं, मतलब पर्सनली उस पर डिपेंड करते हैं और उसके कार्य या उसकी रुचि को दर्शाते हैं, वो सब इसमें जाएंगे। तो इसमें खाना पीना, मनोरंजन, उनको इसने शामिल कर लिया था। पहले इसकी लैंग्वेज देखना, लैंग्वेज से ये क्या हो जाएगा, क्लैरिफाई हो जाएगा। वह प्रेरक जो किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत होते हैं, मतलब उसके पर्सनली उसके ही होते हैं। सब आदमी के पर्टिकुलर अलग अलग स्वाभाविक प्रेरक होते हैं। समझ गए ना बात? आपके स्वाभाविक प्रेरक अलग, आपके अलग, आपके अलग, ऐसे जो किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत होते हैं तथा उस व्यक्ति के कार्य या रुचि को दर्शाते हैं, तथा उस व्यक्ति के कार्यों को करने की क्रिया या रुचि को दर्शाते हैं। रुचि को दर्शाते हैं। स्वाभाविक प्रेरक कहलाते हैं। एग्जाम्पल, भूख प्यास वो तो सारा आएगा, साथ के साथ मनोरंजन, खेलना कूदना, सब। खाना पीना, खेलना, मनोरंजन, हास्य विनोद, हंसी मजाक वगैरह होता है ना, हास्य विनोद, ये सब इसके अंदर आते हैं। अब खाना हो सकता है आपको कुछ और खाना पसंद हो, पीना और पसंद हो, खेलना और पसंद हो, मनोरंजन के आपके तरीके अलग हो। तो ये सभी के क्या होते हैं? सभी व्यक्तियों के व्यक्तिगत होते हैं। मतलब क्या होता है? पर्सनल, इंडिविजुअली सबके क्या होते हैं? अलग अलग। थॉमसन का थोड़ा स्टाइल अलग था बताने का। थॉमसन ने कहा अब सब कॉपी क्या करें, ऐसे।
मेनली होता क्या है, ऐसा नहीं है लाडलो कि सबसे पहले आंतरिक और बाह्य आए फिर विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने भिन्न भिन्न बता दिए, ऐसा नहीं था। पहले विभिन्न मनोवैज्ञानिक आए। अब्राहम मैस्लो ने कहा कि देखो यार जन्मजात होता है, अर्जित आता है। उसके बाद में ये आया, इसने कहा स्वाभाविक होते हैं, कृत्रिम होते हैं। फिर ऐसे सभी मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने ओपिनियन दे दिए ना, तो उसके बाद मोटे तौर पर एक लकीर खींचकर दो कैटेगरी अलग की गई और उनको एक को आंतरिक नाम दे दिया, एक को क्या दे दिया, बाह्य दे दिया। ऐसा है, ऐसा नहीं है कि पहले जन्मजात और अर्जित आ गए और फिर इन्होंने बैठे बैठे छांट छांट कर अपने अपने देख के टाइम पास कर लिया, ऐसा नहीं। समझ में आई ना बात? तो ये था आज का जो अपन ने पढ़ा। अब अभी जो अगला है दूसरा पॉइंट ऐसे लगा के छोड़ दो, उसमें अपना जो अर्जित होगा वो अपन लिख लेंगे, ठीक है ना। स्वाभाविक एक अगला कृत्रिम आएगा, वो कृत्रिम लिख लेंगे। अभी अपन चलते हैं जहां से अपन ने क्या किया, शुरुआत की। तो अपन ने शुरुआत कहां से, अपन ने शुरुआत की यहां से। तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात क्या है, इसके तीन तत्व होते हैं, आवश्यकता, चालक, प्रोत्साहन। चालक को प्रेरक, प्रणोद, अंतर्नोद भी कहा जाता है। तो नीड, ड्राइव, इंसेंटिव, ठीक है, ये इसका क्रम है। क्रम में भी यही है, आवश्यकता, चालक और प्रोत्साहन। इससे अभिप्रेरणा चक्र बनता है। अभिप्रेरणा चक्र हिलगार्ड ने दिया था, ये बात इतनी आई इसमें। उसके बाद में आवश्यकता, किसी भी व्यक्ति या प्राणी को किसी भी चीज की कमी या अधिकता महसूस होती है तो वह क्या कहलाती है, आवश्यकता कहलाती है। जैसे शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना है और कोशिकाओं में पानी की कमी होती है तो पानी की क्या महसूस होती है, आवश्यकता। तो आवश्यकता के कारण एक विशेष प्रकार का तनाव पैदा होता है, उसको क्या कहते हैं, चालक, प्रेरक, प्रणोद या अंतर्नोद कहते हैं। जैसे पानी की कमी हो जाने पर एक विशेष प्रकार का तनाव पैदा होता है जिसको क्या कहते हैं, प्यास कहते हैं। और यह प्यास क्या है, चालक, प्रणोद, अंतर्नोद। तो अब जब व्यक्ति के अंदर चालक या प्रणोद ये उत्पन्न हो जाता है तो व्यक्ति उसको समाप्त करने के लिए कोई क्रिया करता है या कोई वस्तु लेता है, उसको क्या कहते हैं, प्रोत्साहन। जैसे प्यास के उत्पन्न होने पर व्यक्ति क्या लेता है, पानी लेता है। इससे उसका जो चालक है वो समाप्त हो जाता है, इसके साथ ही आवश्यकता की पूर्ति हो जाती है और इस प्रकार अभिप्रेरणा चक्र का क्या हो जाता है, समापन हो जाता है। समझ में आ गई बात, ये लिखा हुआ नोट में। उसके बाद में क्या आया, प्रेरक। तो प्रेरक वह शक्ति, वह बल होता है जो व्यक्ति को कोई कार्य करने के लिए क्या करता है, प्रेरित करता है। और ये मूल रूप से दो प्रकार के होते हैं, एक आंतरिक और एक बाह्य। आंतरिक है उनको आप दैहिक, प्राकृतिक, सकारात्मक, ठीक है ना, ये बोल सकते हो। और जबकि जो बाह्य है उसको कृत्रिम, वातावरणीय, अर्जित, नकारात्मक, ये बोल सकते हो, ठीक है। अब इसके बाद में अब्राहम मैस्लो, जैसे ये प्रेरक के प्रकार आ गए। प्रेरक के प्रकार के बाद में कौन सा, ये आंतरिक और ये बाह्य, दो आगे। तो आंतरिक प्रेरक में था वह प्रेरक जो व्यक्ति के शरीर के अंदर ही क्या होते हैं, पैदा होते हैं, तथा इनके पैदा होने पर व्यक्ति है वो निश्चित रूप से कार्य करेगा ही करेगा, इसलिए इनको सकारात्मक प्रेरक भी कहते हैं। ये जन्म से साथ होते हैं इसलिए इसको जन्मजात बोलते हैं। समझ में आई ना बात। तो भूख, प्यास, नींद, काम प्रवृत्ति इसके अंदर आते हैं। बाह्य प्रेरक वह प्रेरक होते हैं जो व्यक्ति को क्या मिलते हैं, बाहर से मिलते हैं, अर्थात वातावरण से मिलते हैं, पद, पुरस्कार, सम्मान, सजा, दंड, भय, सब, ठीक है। इनके पैदा होने पर व्यक्ति कार्य करे या ना करे इसकी कोई गारंटी नहीं है, इसलिए इसको नकारात्मक प्रेरक कहा जाता है। उसके बाद अब्राहम मैस्लो आया। अब्राहम मैस्लो ने दो बताए, जन्मजात और अर्जित। अर्जित में वही पद, प्रशंसा, पुरस्कार, सम्मान जो वातावरण से अर्जित होते हैं। जन्मजात में वही जो पैदा होते ही व्यक्ति के साथ ही रहते हैं, भूख, प्यास, नींद, काम, भावना, सब। थॉमसन के अनुसार एक होता है स्वाभाविक प्रेरक। स्वाभाविक प्रेरक का मतलब क्या होता है, ये प्रत्येक आदमी के अलग अलग होते हैं, इंडिविजुअल होते हैं, सबके अपने पर्सनल होते हैं और ये व्यक्ति की किसी भी कार्य में रुचि को दर्शाते हैं। जैसे खाना, अब आप क्या खाते हो तो आपकी ये जो खाने की क्रिया वो आपकी रुचि को दर्शाते हैं कि आप क्या खा रहे हैं। यह प्रत्येक व्यक्ति का अलग अलग है। पीना, तो आप क्या पी रहे हो, ये प्रत्येक व्यक्ति के अलग अलग रुचि के अनुसार दर्शाता है। खेलना, मनोरंजन, किसी के मनोरंजन के साधन कुछ और है, कोई कुछ खेलना पसंद करता है, तो ये होता है स्वाभाविक प्रेरक। बाकी का अपन कल पढ़ेंगे। बराबर 1 घंटे क्लास हो गई, 10:03 पे स्टार्ट किया, 11:02 हो गई।